मेरा निवेदन सजग जी से आप माँ सरस्वती की सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। केंद्रीय हिंदी संस्थान के संस्थान गीत के लिए मेरा निवेदन सजग जी से कि आप संस्थान गीत प्रस्तुत करें।
एक दिव्य प्रकाश का दिव्य हाथों हुआ पदार्पण है। ज्योत से ज्योत सजी सज गया पूरा प्रांगण है। झिलमिल सितारे सारे करते आपको वंदन है। इस शिक्षा महल में पधारने वालों को मेरा सत सत अभिनंदन है, अभिनंदन है। हम आपके अभिनंदन स्वागत हेतु उत्सुक हैं और स्वागत के लिए मेरा निवेदन सज्जन जी से आप स्वागत गीत प्रस्तुत करें। स्वागत गीत के बाद हम हमारे मेहमानों का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। तो हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर बी.आर. जगन्नाथन जी, प्रख्यात भाषाविद तथा पूर्व क्षेत्रीय निदेशक केंद्रीय हिंदी संस्थान। सर, हम आपका इस संस्थान में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं तथा आपके स्वागत के लिए मेरा निवेदन क्षेत्रीय निदेशक प्रोफेसर गंगाधर वानोडे जी तथा हमारे सम्माननीय अतिथि प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी, साथ ही सभी मंचस्थ अतिथियों से
कि सर को आप शॉल तथा पुष्पगुच्छ और माला पहनाकर सर का हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। स्वागत करें, अभिनंदन करें। अतिथियों का अब समय है अतिथियों के स्वागत का। श्री सुभाष पाठक जी के स्वागत करेंगे। हमारे क्षेत्रीय निदेशक और मंचस्थ अतिथियों से निवेदन है कि श्री सुभाष पाठक जी को पुष्पगुच्छ देकर उनका सम्मान करें, स्वागत करें। मेरा निवेदन श्री नरसिंह राव जी से कि आप भी पधारें। आपका इस संस्थान में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरा निवेदन मंचस्थ अतिथियों से कि आप सर को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें, सम्मानित करें। में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और आपको पुष्पगुच्छ देकर के आपका हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। आभासी माध्यम से, तरंग माध्यम से यहाँ उपस्थित हैं और हमें संभवतः संबोधित भी करेंगे। आदरणीय प्रोफेसर सुनील कुलकर्णी जी मुख्य अतिथि के आसन पर विराजमान और मेरे हृदय में गुरुवत प्रतिष्ठित श्रद्धेय प्रोफेसर वीरा जगन्नाथन सर, आदरणीय बंधु प्रोफेसर गंगाधर वानोड़े जी, डॉक्टर फत्ताराम नायक जी, डॉक्टर भारती जी, डॉक्टर संध्या जी, डॉक्टर राधा जी, जिस तरह इस संस्थान की या कहें कि संस्थान के इस केंद्र की नींव में प्रोफेसर वीरा जगन्नाथन जी के हाथ की ईंटें हैं, उसी तरह आरंभिक ईंटें लगाने वालों में एक पाठक जी भी हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं। आदरणीय नरसिंह राव जी, आदरणीय गोपाल रेड्डी जी और बीड़ जिला से पधारे हुए आप सभी गुरुजन। इतने लंबे संबोधन के बाद शायद लग रहा हो कि मैं कुछ बहुत लंबी बात कहूँगा। बिल्कुल नहीं, मैं बोलने के लिए नहीं आया हूँ। आज इस सत्र में तो मैं सुनने के लिए आया हूँ, क्योंकि हमारे बीच प्रोफेसर जगन्नाथन जी हैं और प्रोफेसर जगन्नाथन जी पर वह उक्ति
सार्थक और सटीक रहती है, लगती है कि वो बोला करे और सुना करे कोई, तो कोई नहीं, वो बोले और सुने हम सब। आज का ये सत्र पूरी तरह से उनका सत्र रहे, ऐसी कामना और ऐसी भावना मेरी है, इसी भावना के साथ में आया हूँ। मैं सभी प्रतिभागियों को आगामी, मैं समझता हूँ 2 सप्ताह का यह पाठ्यक्रम है, 2 सप्ताह के इस पाठ्यक्रम के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और एक तरह से आज की चर्चा के लिए एक भूमिका रखते हुए अभी मैं सोच रहा था इस बात को कि वह क्या कारण रहे होंगे कि संस्कृत के किसी सूक्तिकार ने यह कहा कि तावदेव शोभते मूर्खः, मेरे जैसे मूर्ख तभी तक सुंदर लगते हैं, यावत किंचिन न भाषते, जब तक बोलते नहीं। यानी भाषा, वाणी, शब्द, जो कुछ हम कहते हैं, हमारी अभिव्यक्ति हमारे अंतर का पता देती है। हमारी वाणी उथली होगी तो पता चल जाएगा कि हम कितने उथले हैं, और अगर हम में कुछ गहराई होगी तो वाणी में भी वही गरिमा और गांभीर्य होगा, ऐसा समझा जाता है। ये उस समय कभी कहा, आज के समय में एक विधा जो है चली है, जिसे आप कहते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या व्यक्तित्व विकास। और इस व्यक्तित्व विकास में जो अत्यधिक महत्वपूर्ण उसके घटक हैं, उनमें एक भाषा प्रयोग भी है। संप्रेषण की दक्षता, संप्रेषण की क्षमता, अभिव्यक्ति का कौशल जो है वह एक प्रकार से हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में इसका बहुत बड़ा योगदान है। और यही वजह है कि आज भाषा के अध्यापकों की महत्ता शायद पहले से अधिक समझी जा रही है। इसके बावजूद मैं प्रश्न ये रखना चाह रहा हूं आगे की चर्चा के लिए कि क्या वजह है कि अध्यापक, भाषा के अध्यापक, भारतीय भाषाओं के अध्यापक, हिंदी के अध्यापक एक खास तरह की जिसे कहें एहसास से कमतरी, किसी हीन भावना या कुंठा से ग्रस्त रहते हैं या बना दिए जाते हैं कि ये क्या है जी, ये तो भाषा के अध्यापक हैं, हाँ? क्या है जी, ये हिंदी के अध्यापक हैं, हिंदी पंडित हैं। आप अपने मन में ये सोचते रहें कि साहब हम तो विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का, भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, कल के भारत का निर्माण हमारे ही कंधों पर रखा हुआ है, हो रहा है। लेकिन यह जो शिक्षा जगत से लेकर के और बाहर का भी जो जगत है, वहाँ हम भाषा वालों को क्यों हाशिए पर रखा जाता है, शायद कहीं विचारणीय वस्तु है। और जो इस बात को लेकर के हमारे मनों में कुंठा रहती है, उसे निकालने की जरूरत है, हमारे मनों से भी और हमारे विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के मनों से। तो यह एक बात मेरे मन में आई। और मैं एक और चीज इसके साथ कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा, वह यह कि जो भाषा के ऐसे या भाषा से जुड़े हुए ऐसे व्यावहारिक प्रश्न हैं हमारे समाज के, इन समस्याओं का या इन प्रश्नों का तकनीकी और जिसे कहें कि अधुनातन दृष्टि से, जिसे आप कह सकते हैं कि एकदम सटीक उत्तर खोजने और देने वालों में भारत में जो इन्हें बिने अग्रणी नाम हैं, उनमें से एक श्रद्धेय प्रोफेसर
वीरा जगन्नाथन जी आज हमारे बीच हैं। उनकी उपस्थिति में मेरा कुछ भी बोलना वाचालता होगी। मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर। आपने हमारे अध्यापकों को आशीर्वचन दिया और उनमें जो हीन बोध कुंठा की भावना है उन्हें दूर निकालने के लिए आपके ये प्रेरणादायी उद्बोधन बड़े ही सार्थक सिद्ध होंगे। अब समय आ चुका है जिसका हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार है। हमारे बीच मौजूद जाने माने भाषाविद और इस संस्थान रूपी एक नन्हे से पौधे को लगाने वाले प्रोफेसर वी.आर. जगन्नाथन जी, जो आज फल फूल कर एक वट वृक्ष के रूप में हमारे जो फैल चुका है, जिसकी सुवासित से जो पूरी भाषा के माध्यम से पूरे दक्षिण को सुवासित कर रहा है। सर, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और इन पंक्तियों के साथ बुलाना चाहूंगा, जो दिल का खूबसूरत हो। खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, जिन्हें ऐसे बनाए हैं वे आज हमारी सभा में आए हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और आपसे हमारा निवेदन कि आप हम सबको आशीर्वचन प्रदान करें। सर, आपका स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। आज की सभा के अध्यक्ष जो आवासीय मंच से हमसे जुड़े हैं, संस्थान के निदेशक प्रोफेसर कुलकर्णी जी, हैदराबाद क्षेत्रीय केंद्र के निदेशक प्रोफेसर भानोरे जी, मेरे मित्र सहयोगी प्रोफेसर शर्मा जी, शब्देव शर्मा जी, संस्थान के अध्यापकगण, मेरे संस्थान के 50 साल पूर्व के मेरे साथी जो इस समय मेरे साथ रहने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, और सच में ये संस्थान का इतिहास इनके माध्यम से हम आपके सामने आ रहा है। प्रतिभागीगण, इस पाठ्यक्रम का नाम है नवीकरण पाठ्यक्रम। नव शब्द से बना, नव से नवी, इकार लगेगा, करण लगेगा उसको। इसी प्रकार का एक कार्यक्रम पिछले महीने इसी तारीख को सिंगापुर में था। वहाँ यही इसी तरह का कार्यक्रम था, लेकिन वहाँ नाम था नवीनीकरण। और हम लोगों को सुनकर थोड़ा ताज्जुब हुआ कि नवीकरण हम चला रहे हैं, आप यहाँ सिंगापुर में नवीकरण शुरू कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नवीन शब्द से हमने इसको बना लिया, उसमें ई जोड़ा, नवीनीकरण बन गया। तो मैंने कहा कि मैं आपको कह रहा हूँ कि कुछ शब्द हैं जिनके संदर्भ को जानना और उनके अर्थ को जानना आवश्यक है प्रयोग के माध्यम से। नव है, नवीन है, नवल है, नूतन है, ये सारे शब्द अपने अपने ढंग से अलग अलग अर्थ रखते हैं। कृष्ण जी जो है वो नवीन कृष्ण नहीं है कभी। क्या कृष्ण है? किसी से मैं उत्तर चाहूंगा, कृष्ण जी के साथ क्या शब्द जुड़ेगा? नव, नवल, नवीन, नव, नूतन। नूतन कृष्ण चलेगा? नहीं। नवल कृष्ण चलेगा? नहीं लग रहा है। नवल ही चलेगा कृष्ण के साथ, नवल किशोर। क्योंकि नवलता जो है वो नवीनता से, नूतनता से भिन्न बात है। तो ये सारे शब्द जो हैं इनके अर्थ की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, इनको आपको जानना चाहिए। मेरा कोश यहाँ पर रखा है, चाय के समय पर आप पलट कर देख सकते हैं। खरीदने के लिए है नहीं मेरे पास प्रतियां, 2-3 प्रतियां हैं, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन अगर आप मंगाना चाहें तो आपको पता मैं दे दूंगा, मंगा सकते हैं। तो मैं भाषा के संदर्भ में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। इस प्रकार के नवीकरण पाठ्यक्रमों में मैं पहले आता तो अपनी बात यहाँ से शुरू करता कि भाषा शिक्षण की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, पहले कौन सी विधि थी, आज कौन सी विधि है। तो हम समय के साथ
बदल रहे हैं, जिसका संकेत शर्मा जी ने किया। प्रौद्योगिकी के जमाने में जब हमारे पास साधन उपलब्ध हैं और अलग तरह की रीतियां उपलब्ध हैं, हम पुराने को पकड़कर नहीं चल सकते। आपको ताज्जुब होगा, कुलकर्णी साहब के सामने ही एक किसी बैठक में मैंने बात की थी कि संस्थान में पहला टेप रिकॉर्डर मैंने मंगाया था आगरा में 1965 में। इतना बड़ा मोटा था टेप रिकॉर्डर, वो 7 इंच का टेप लगता था और उस जमाने में ये बहुत बड़ी चीज थी। तो हमारे रीडर साहब थे राजगोपालन जी, वो इसे इस तरह से अपना सुरक्षित रखते थे जैसे कि कोई सोने की चीज हो, कोई छुए नहीं, खराब ना कर दे। देखते देखते जमाना इतना बदला कि टेप रिकॉर्डर तो दूर, ये डिस्क जो है वो गायब हो गया। इस समय आप टेप रिकॉर्डर, इस समय आप लैपटॉप खरीदने जाएंगे तो आपको कोई लैपटॉप नहीं मिलेगा जहां आप डिस्क डाल सकते हैं। पेन ड्राइव है, हो सकता है कुछ दिन में वो भी गायब हो जाए, केवल ऊपर से, क्लाउड से। प्रौद्योगिकी का जमाना इतनी तेजी से हमारे सामने आया, तो मैं आज के इस नवीकरण पाठ्यक्रम में आपको ये बताने वाला नहीं हूं कि क्या क्या कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है। मैं पद्धतियों के संदर्भ में जो नई बातें सामने आ रही हैं उनका मैं जिक्र करना चाहूँगा, उनका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं और उनके उपयोग के पीछे क्या आधार है। मैंने कि हम ये थोड़ा बहुत समझ भी लें कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं वो है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला तात्पर्य तो हम ये समझ लें कि कंप्यूटर जो है वो क्रंचिंग मशीन कहलाता था इस जमाने में, डेटा क्रंचिंग। आप 50,000 आंकड़े दे दीजिए जोड़ने के लिए, कुछ सेकंड में वो सारा करके आपको दे देता है और सही गलती कोई नहीं होगी। और गलती होने की संभावना होती है लेकिन शायद लाखों में। इस मशीन को हम एक प्रकार से गणितीय संक्रियाओं के लिए इनका इस्तेमाल हम लोग करते थे और यह आवश्यक भी था। बड़े ऑफिस में लोगों का पे बिल बनना है तो कौन बैठ के अपना ये टाइपराइटर पर वो करता रहे और उसका पर काम करे। कंप्यूटर तो 5 मिनट में वो सारा काम करके देता है, लेकिन कंप्यूटर आपके लिए निर्णय नहीं कर सकता। आप जो बताएंगे वो करेगा। आप उसे कहेंगे जोड़ दो तो जोड़ देगा, घटाओ तो घटा देगा, लेकिन जोड़ना क्या आवश्यक है ये निर्णय वो नहीं करता, वो निर्णय तो आपका। तो कंप्यूटर में इंटेलिजेंस उस रूप में नहीं है। कंप्यूटर एक प्रकार से यंत्र है जो आपके काम को आसान बनाता है और आपके काम को बहुत कम समय में करके देता है। अब आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई नया शब्द नहीं है, ये कम से कम 30-40 साल पुराना शब्द है। जहां लोगों ने इस प्रकार के कार्यक्रम बनाए जो कार्यक्रम देखने में लगे कि कंप्यूटर आपके सामने बैठे कर रहा है, आदमी की तरह कर रहा है। चेस खेलने का, चेस की सबसे बड़ी कठिनाई क्या है कि आप चेस में निर्णय करते हैं कि मैं ये चाल चलूं या ये चाल चलूं। ये कंप्यूटर नॉर्मली ये काम नहीं करता, निर्णय करना उसका काम नहीं है। लेकिन निर्णय करने का आप उसे दायित्व देते हैं तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू हो जाता है। विकल्प, सही विकल्प चुनना, ये मानव मस्तिष्क का काम है, मशीन का काम नहीं। लेकिन हम मशीन को इस प्रकार के कार्यक्रम करने का एक प्रकार से निर्देश दे सकते हैं। अब आप देखिएगा, इसमें भी एक रोचक बात है। यहाँ कंप्यूटर जो है आप ही की तरह
3-4 चालें आगे सोच लेता है। मैं यहाँ चलूं तो वो सामने वाला क्या क्या चाल चलेगा, 3-4। यहाँ मैं चलूं तो उसके सामने से क्या क्या होगा। और ये सब करने के बाद कंप्यूटर फिर एक निर्णय लेता है, ऑप्टिमम, सबसे बेहतरीन उपाय। सबसे बेहतरीन उपाय चुनने का दायित्व हम उसको देते हैं। हम भी यही करते हैं। हमने सोचा कि ये सबसे बढ़िया उपाय है, जैसे ही हम चाल चले दूसरे ने शय मार दी। आपको पता ही नहीं चला कि ये तो मैंने ये किया तो उसने ये कैसे कर दिया। कंप्यूटर भी ये गलती कर सकता है, क्योंकि ऐसा कोई अंतिम वो नहीं हो सकता, कोई अंतिम तरीका नहीं हो सकता कि इसी तरीके में आखिर तक हम सारा का सारा यही सब कर लें। ये संभव नहीं है। आप 3-4 तक आप शायद सोच पाते हैं, कंप्यूटर शायद 5-6 तक सोच सकता है, क्योंकि उसके पास सोचने की ज्यादा शक्ति है। तो आर्टिफिशियल ये इंटेलिजेंस यहाँ शुरू हुआ तो आज हमारे सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रकार से भूत बनकर खड़ा। चैट जीपीटी में आप कुछ भी कहिए वो काम कर देता है कंप्यूटर। एक निबंध लिखो लिख देता है, कविता लिखो तो लिख देता है, सवाल करो कि ये कैसे हो सकता है तो वो बता देता है। और ये सारा काम अब लगता है कि कंप्यूटर के चेस खेलने से बेहतर कोई शायद काम हो रहा है। बेहतर यहाँ भी कुछ नहीं है। यहाँ आप देखिएगा एक बहुत रोचक सी बात, जहाँ भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात सुनेंगे तो वहाँ साथ में 3 लेटर आप हर जगह देखेंगे, LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लार्ज लैंग्वेज मॉडल का मतलब है सबसे बड़ा पाठों का संग्रह। जितना बड़ा संग्रह होगा कंप्यूटर आपका काम उतना ही आसान कर देगा। जिस तरह से गूगल कहता है कि सर्च में वो कहता है कि हमने इतने लाख ढूंढे और इतने लाख ढूंढ के आपको ये मैंने निष्कर्ष दे दिया। यही काम इस समय चैट जीपीटी करता है। आपने सवाल जैसे ही किया मीठा फल, वो अपने पूरे पाठ संग्रह में से मीठा फल से संबंधित जितने वाक्य हैं वो ढूंढ के उनसे सबसे उपयुक्त वाक्य आपके सामने प्रस्तुत करता है। वो अपने से भाषा क्रिएट अभी नहीं कर रहा है। वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के आधार पर वो फिर आपके लिए उत्तर तैयार करता है या आपके लिए निबंध तैयार करता है। लेकिन चीज उतनी सरल नहीं है। इसमें भी इंटेलिजेंस का एक हद तक उपयोग किया जाता है, यानी कि उसको निर्णय करना होता है कि क्या लें और कैसे दें और कैसे प्रस्तुत करें, ये उसके पीछे तो है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक दूसरा रूप भी है जो हमारे सामने है, और उसको कहते हैं मशीन लर्निंग। और मशीन की सामान्य लर्निंग नहीं बल्कि डीप लर्निंग की भी बात हम करते हैं। मशीन लर्निंग से क्या मतलब है? मैंने जैसे आपसे कहा कि कंप्यूटर एक मशीन है, वो अपने से भाषा तो नहीं सीख सकता, यानी कि वो अपने से भाषा प्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन मशीन होने के बावजूद कंप्यूटर में लगभग उसी प्रकार की एक स्थिति पैदा की जा सकती है जो स्थिति हमारे मस्तिष्क में। अब आप देखिएगा कि मस्तिष्क कैसे काम करता है। मानव मस्तिष्क कोई नई चीज सीखता है तो वो नई चीज सीखने के लिए उसके पास कोई खाना नहीं है जहां उसको डाल दे और फिर वहां से उठा लाए। हर नई चीज के लिए मस्तिष्क एक न्यूरॉन पैदा करता है, यानी कि एक स्नायु तंत्र एक अपना नया पैदा होता है। और इसीलिए लोग कहते हैं कि अगर आप मस्तिष्क का उपयोग नहीं करेंगे
तो बुढ़ापे में आपकी शक्ति सोचने की कम होती जाएगी, मेमोरी कम होती जाएगी। कारण क्या है? आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया हो तो झाड़ झंकार हो गया, तो उसका रास्ता बंद हो गया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका स्नायु तंत्र बराबर काम करता रहे अंतिम दिन तक, कभी कभी आपने देखा होगा कि 90-95 साल के लोग हैं, उनसे बात करते हैं तो वो आपसे उतनी सहजता से उतनी सारी बातें करते हैं, दिन दुनिया की भी बात करते हैं, पुरानी यादें हैं उनकी बात करते हैं। आप उनसे उपाय मांगेंगे तो उपाय बताते हैं, क्योंकि उनका मस्तिष्क उस रूप में, सहज रूप में काम करने की स्थिति में है, क्योंकि उस स्थिति में उन्होंने उसे बनाए रखा। तो ये जो स्नायु तंत्र है, ये स्नायु तंत्र जिस रूप में काम करता है, मैंने आपको बताया था, हर नई चीज के लिए एक नया न्यूरॉन पैदा करना पड़ता है मस्तिष्क को। और इसीलिए कहते हैं कि बुढ़ापे में भी आपको नई भाषाएं सीखनी चाहिए, नए खेल सीखने चाहिए, नए विचार सीखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उसी से फिर मस्तिष्क जो है उसका अपना एक प्रकार से विकास होता है। मस्तिष्क का विकास और ह्रास ये भी सारे रूप में इसी रूप में चलता है। अब मैं मशीन की लर्निंग के बारे में बताना चाहूंगा कि मशीन भी इसी प्रकार सीख सकती है। और उसी संदर्भ में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बात कहते हैं आज कंप्यूटर के विशेषण। जिस तरह के हमारे नेटवर्क है यहाँ पर न्यूरल नेटवर्क, इसी प्रकार के न्यूरल नेटवर्क आप तैयार कर सकते हैं कंप्यूटर में। और जब ये नेटवर्क तैयार करेंगे तो जैसे आप मान लीजिए कि आपने कहा कि एक नया फल ड्रैगन फ्रूट, तुरंत आप उसके कैसा होता है, क्या रंग है, क्या स्वाद है, तो कंप्यूटर भी आप फ्रूट के नाम पर ड्रैगन फ्रूट डालेंगे तो वो तुरंत आपसे जानकारी मांगेगा। यह है लर्निंग कंप्यूटर। वो तुरंत आपसे कहेगा कि इसके बारे में और आप विस्तार से बताइए, क्या टेस्ट है, कहाँ पैदा होता है, कितना बड़ा होता है, क्या स्वाद होता है। ये सारी जानकारी वो भी लेना चाहेगा, क्योंकि कंप्यूटर की हमारे स्नायु तंत्र की तरह उसका जो स्नायु तंत्र है उसमें भी ये सब खाने हैं अपनी जगह। कौन कौन से खाने? फल के संदर्भ में स्वाद, गाम और पैदा होने का स्थान, ये सब जानकारियां जो हैं उनके लिए एक खांचे बने हुए हैं। और उन खांचों के लिए वो कंप्यूटर आपसे जानकारी मांगेगा। और मान लीजिए कि आपसे जानकारी न मांगे तो वो अपने आप ये जानकारी प्राप्त करेगा लैंग्वेज मॉडल के कारण। लार्ज लैंग्वेज मॉडल में जहां जहां ड्रैगन फ्रूट शब्द का उल्लेख होगा, उन सब शब्दों को लेकर कंप्यूटर उनसे जो अभिलक्षण है उसे प्राप्त करने की कोशिश करेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की जो बात है वो कुछ हद तक मात्र आर्टिफिशियल नहीं, बल्कि मस्तिष्क के बाहर का स्नायु तंत्र है, मशीनी स्नायु तंत्र, जिसे हम बना सकते हैं और जिससे हम अपना सारा काम कर सकते हैं। अब मैं ये जो तकनीकी चीजें हैं इसको हटाकर व्यावहारिक स्तर पर रहना चाहूँगा। हम अध्यापकों के लिए जरूरी है, मैं हीन भावना वगैरह शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, पहले करता था लेकिन अब नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे अध्यापक, हिंदी के अध्यापक आधुनिकता की दृष्टि से उतने ही अब बेहतर हो गए हैं, हो रहे हैं जिस तरह की अन्य अध्यापक। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि अध्यापक को अपने छात्रों के सामने कम से कम इन सब चीज़ों की अपनी सामान्य जानकारी का ज्ञान उनके सामने रखना होगा। ऐसा ना हो कि छात्र कहे साहब स्पीच टू टेक्स्ट आपकी समझ में नहीं आया, छात्र ने कहा टेक्स्ट टू स्पीच आपकी समझ में नहीं आया। अब ये हुआ पहले फैक्स करो, अब फैक्स
फैक्स करो में फिर परेशान कि फैक्स क्या चीज होती है। आपको जानकारी होनी चाहिए, समय के साथ आपको चलना चाहिए। तो मैं ये जरूर कहूँगा कि अध्यापक जो है अपने छात्रों के सामने ज्ञान का इजहार करें और ज्ञान प्राप्त करें, और ये बहुत आवश्यक है। और इसके बाद मैं कुछ अन्य व्यावहारिक उपयोग की बात करना चाहूँगा। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह है, ये केवल मात्र कुछ वायवीय चीजें नहीं है, कुछ वैज्ञानिकों का काम है, मेरा उससे संबंध नहीं है, मैं उससे क्या करूं, नहीं, आपसे ये सीधे जुड़ता है। मैं उदाहरण के तौर पर एक कार्यक्रम की मैं बात करूंगा, स्पीच टू टेक्स्ट। आप बोलेंगे तो कंप्यूटर उसे टाइप करता है। सुना है कार्यक्रम के बारे में, स्पीच टू टेक्स्ट? बताइए, जिन्होंने सुना है हाथ तो खड़ा करें। ठीक है, स्पीच टू टेक्स्ट जो है ये वो कार्यक्रम है जहां आप बोलेंगे तो कंप्यूटर टाइप करता है। अब आपको टाइप करने की आवश्यकता नहीं। और अगर आपके पास विंडोज 11 है, वर्जन 11 विंडोज है, लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं आप लोग? हाँ। कितने लोग लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं? लगभग सभी या थोड़े ही? नहीं, बहुत कम हाथ उठ रहे हैं। बाकी लोग लैपटॉप पर काम नहीं करते? ईमेल तो देखते होंगे। अच्छा, मोबाइल, ठीक है, मोबाइल लैपटॉप मैं दोनों का बराबर नहीं, लेकिन लैपटॉप का मैंने इसलिए जिक्र किया कि मुझे लैपटॉप में वो कीबोर्ड का आइडिया है। मोबाइल के बारे में मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन मोबाइल में है। आप व्हाट्सएप में जाएंगे तो व्हाट्सएप में आप बोल सकते हैं, वो टाइप करेगा। ये तो आपको जानते हैं, किसी भी भाषा में करता है, ये तो आप जानते हैं। कंप्यूटर पे ये जो है, ये विंडोज 11 में आराम से ये काम करता है। जो भी आप लिपि चुनेंगे उस लिपि में वो टाइप करेगा, और ये टाइप करेगा। आप कंट्रोल का की और कंट्रोल एच आप दबाएंगे तो अपने आप में वो बोलने का कार्यक्रम आपके सामने आ जाता है, और आप बोलेंगे तो वो टाइप करेगा। इसका फायदा क्या है? छात्र को आप उच्चारण अभ्यास सिखाते हैं तो छात्र को आप बार बार ये कहेंगे कि तुम भा का उच्चारण नहीं कर रहे हो, तुम ड का उच्चारण नहीं कर रहे हो, तुम मा का ह का उच्चारण नहीं कर रहे हो। कहने की आवश्यकता नहीं। आप उससे कहिए कि ये जो है इसको पढ़ के कंप्यूटर से टाइप करा लो। अगर इसको पढ़कर अगर वो 90% सही टाइप करवा लेता है तो इसका मतलब है कि वो हिंदी भाषा का उच्चारण जानता है। 90 मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 10% कंप्यूटर की भी अपनी अपनी कुछ गलतियाँ होती हैं, उसकी गुंजाइश रखते हुए मैं ये बात कह रहा हूँ। अब आप देखिएगा आपका काम कितना आसान हुआ। छात्र अपने आप खुद जान सकता है, महसूस कर सकता है कि उसका हिंदी का उच्चारण कितना सही है। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पैदा हुए एक कार्यक्रम है, और इन कार्यक्रमों का आप आराम से कक्षा में उपयोग कर सकते हैं, और कक्षा में इनका उपयोग करके आप अपने काम को आसान कर सकते हैं और छात्र में आत्मविश्वास ज्यादा पैदा कर सकते हैं। अब ये एक प्रकार का कार्यक्रम है जहां पर छात्र अपने आप कुछ कहे, कुछ करे और अनुभव करे कि मैं सीख रहा हूं। ये एक तरह की व्यवस्था है। दूसरे प्रकार की व्यवस्था जिसमें छात्र नहीं करेगा, जिसमें कि आप करेंगे, यानी कि आप कार्यक्रम बनाएंगे, और जो कार्यक्रम आप बनाएंगे, आप कार्यक्रम जो बनाएंगे उस कार्यक्रम को छात्रों को देंगे, और वो फिर वो अपना अभ्यास अपने आप करेंगे। अगला सवाल, कैनवा नाम कितने लोगों ने सुना है? CANVA। यहाँ नहीं, मैं वहां चाहता हूँ। यहाँ तो मैं जानता हूँ कि सब जानते ही होंगे। कोई जानते हैं कैनवा? नहीं, लेकिन आप कैनवा आज शुरू कर लीजिएगा। मुफ्त प्रोग्राम है और आराम से आप अपना काम कर सकते हैं कैनवा में। और वो
क्या कार्यक्रम करने को कहता है? आप उसमें पाठ दे सकते हैं, पाठ देकर अभ्यास दे सकते हैं और ये अभ्यास छात्रों को उपलब्ध करा सकते हैं। आपका काम आसान हो गया। ये जो कॉपी बाइट के जांच करने वगैरह वगैरह का जो झंझट है वो काफी हद तक अपने आप ठीक हो जाता है। आपने जैसे ही एक वाक्य दिया कि मैं खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया, कौन सा सही है वो बताओ, कंप्यूटर में छात्र उत्तर देगा और कंप्यूटर उस उत्तर की जांच करेगा और कंप्यूटर तुरंत उस छात्र को बताएगा तुमने क्या गलती की है। कंप्यूटर नहीं बता रहा है, आप बताएंगे, लेकिन वो कंप्यूटर में उसकी जगह है जहां गलती करने पर छात्र को तुरंत बताता है कि खा लिया क्रिया के साथ ने का प्रयोग आवश्यक है या आपने नहीं किया। तो न केवल यह कार्यक्रम छात्र की गलती पकड़ता है, बल्कि छात्र का मूल्यांकन करने के साथ साथ उसे सिखाता भी है कि यह गलती आपको नहीं करनी चाहिए। या आपने मान लो कि आपने एक काम किया कि मैं घर जाना मैं करते रहता हूँ, ये गलती बहुत से लोग करते हैं। हाँ, वो लड़की आते रहती है, तो वहां पर आती रहती है होना चाहिए, कंप्यूटर इसकी सूचना देगा। कहने का तात्पर्य ये है कि साल भर में आप छात्र को जो पढ़ाना चाहते हैं ये एक बार आप तैयार कर लें, आपके 5 साल का काम हो गया पूरा। 5 साल तक आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। कैनवा प्रोग्राम मुफ्त है, सब छात्र अपने घर पर लैपटॉप में, मोबाइल में भी शायद कर सकते हैं। मैंने मोबाइल वाला काम मुझे ध्यान नहीं है, उसको जरा आप लोग चेक करके मुझे बताएं कि मोबाइल में कैनवा है कि नहीं है, प्राप्त हो सकता है कि नहीं। मुझे निश्चित रूप से होगा। आजकल मोबाइल टैब और ये सब लिंक हो गए सारा एक साथ। तो मैं ये बता रहा हूं कि छात्रों को पढ़ाते समय इन सब चीजों का उपयोग करेंगे तो आप अपने आप उनसे एक लेवल ऊपर हो जाएंगे। छात्र आपको बहुत आदर की दृष्टि से देखेंगे, सहायता के लिए आपके पास आएंगे। और ये बनाने के लिए ये भी है कि एक ग्रुप बना लीजिएगा कि आप ये 2 अभ्यास आप बना लीजिए, 2 अभ्यास आप बना लें, 2 हम बना लें, 2 आप बना लें। आपके पास इतनी ज्यादा सामग्री आ जाती है। तो अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, अपने क्षेत्र को परिवेश में रखते हुए, अपने क्षेत्र का संदर्भ लेते हुए, है कहने का तात्पर्य है कि मराठी भाषी क्या गलतियां करता है ये आपको मालूम है, उसके संदर्भ में आप उसका अभ्यास बना सकते। या आप अभ्यास बनाएंगे महाराष्ट्र को आधार बनाकर, न कि बंगाल या पंजाब को आधार बनाकर, तब छात्र जो है उनका संज्ञान बेहतर होता है, उनकी समझ बढ़ती है। और ये कार्यक्रम आप बीड जिले के अपने छात्रों के लिए कर सकते हैं और मिलकर एक ग्रुप बना लीजिए और उस पर कैनवा के प्रोग्राम एक दूसरे के साथ शेयर कर। कहने का तात्पर्य ये है कि युग के साथ आपको बदलना है और आपकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं, मैं अपने संदर्भ में कह रहा हूं। और मैं अगर सीख सकता हूं ये सब चीजें और इनका उपयोग कर सकता हूं तो आपके लिए भी कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये चीज जो है इसको बहुत अच्छे ढंग से हम लोग को समझ लेना चाहिए। आधुनिक युग के साथ हमको जाना चाहिए, जो साधन उपलब्ध हैं उनका उपयोग करना चाहिए। आपको व्याख्यान सुनाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना व्याख्यान कैनवा में डाल दीजिएगा, वो अपने आप सुन लेंगे। 2 बार 3 बार 4 बार कितनी बार चाहे सुन लेंगे। वीडियो, छोटा सा वीडियो बनाना आजकल सबसे आसान काम है। आप में से किसी ने अपने घर का वीडियो तो बनाया होगा सबसे मोबाइल पर, बनाते तो होंगे ना घर का वीडियो। इसी प्रकार आप पाठ्यक्रम का भी वीडियो बना सकते हैं। एक छोटा सा संवाद बना लीजिएगा। यात्रा की तैयारी, कब जाएंगे, 15 को जाऊंगा, कैसे, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, प्लेन से जाऊंगा, कब वापस आएंगे, 15 को आऊंगा। एक अच्छा सा वार्तालाप आपका
बनकर तैयार हुआ, ये छात्र कई बार सुन सकते हैं। ये तो मैं छोटे स्तर के छात्रों की बात कर रहा हूँ। बड़े स्तर के छात्रों के लिए आप बड़े विषयों पर इसी प्रकार के निबंध वगैरह लिख सकते हैं और उसको पोस्ट कर सकते हैं। अब मैं इस बात का समापन करना चाहूँगा कि ये सब तो ठीक है, हमको ये सब करना चाहिए और हम कर लेंगे, करना चाहिए, कर लेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि हम इसे जब हम प्रस्तुत करें तो भाषा का हमारा क्या रूप होना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण। मैं इस प्रकार की संगोष्ठियों में एक सवाल करता हूं, आपके सामने भी वही सवाल करूंगा। आप मान लीजिए कि अंग्रेजी का एक उपन्यास ले लीजिए ना, जो एक नॉवल है, उपन्यास उपन्यासिका कह सकते हैं, ठीक है, एक छोटा सा उपन्यास आप ले लीजिएगा 50 पृष्ठ का अंग्रेजी का, और मैं आपसे कहूं कि 50 पृष्ठ में कितनी जगह आपको एक शब्द दो रूपों में दिखाई देगा, या एक अभिव्यक्ति दो प्रकार से दिखाई देगी। जैसे मुझे जाना है, मैंने जाना है, ये अभिव्यक्ति है। तो इस प्रकार की अभिव्यक्ति दो रूपों में कितनी जगह दिखाई देगी? अगर ये मैं अगर आपसे सवाल करूंगी तो क्या उत्तर होगा आपका? अब आपको बोलना है, मैंने सवाल किया। बोलना इस रूप में है कि आप इतना तो कह सकते हैं 3-4 बार, 10-20 बार, 100-200 बार। हाँ बताइए, आप में से कुछ बोले। अंग्रेजी के किसी उपन्यास में 50 पृष्ठ में दो रूपों में भाषा के दो रूप आते हों और वहाँ ये आपको सोचना पड़े कि हाँ ये तो ऐसे भी है, ऐसे भी है, ये दो रूपों में इस तरह का आ रहा है, ऐसे आपको अंग्रेजी में कितनी जगह मिलेगा? हाँ बोलिए। हाँ मैं संकेत करूं तो बोलेंगे 100-200 बार, यानी कि हर पृष्ठ में 2 बार होगा। 100-200 बार नहीं, ज्यादा है। 10-20 बार, यानी कि हर 3-4 पृष्ठ में एक बार, या 5-10 बार। मैं तो कहूंगा कि 5-10 भी ज्यादा है। आपको अंग्रेजी के किसी लेखन में आपको विविध रूप कहीं मिलेगा ही नहीं। जो मिलेंगे वो अमेरिकन के कारण मिलेंगे। लेबर OUR या OR, ये अमेरिकन तरीका है, ये ब्रिटिश तरीका है। तो ये दो तरीके उन्होंने अलग कर लिए हैं, इसलिए वो दोनों गलत नहीं है, दो शैलियाँ। तो उसको हम उभय रूप उसको नहीं कहेंगे। आमतौर पर अंग्रेजी भाषा में आप 50 पृष्ठ देख जाएं, 5 बार भी, 5 शब्द भी आपको दो रूपों में नहीं मिलेंगे। अब यही सवाल आपसे हिंदी के संदर्भ में और मंच के लोग भी जवाब दे सकते हैं। कितनी बार 50 पृष्ठ में कितनी बार रूप जो है दो तरह से आपको दिखाई देंगे? पहले आपसे फिर मंच से। हाँ बोलिए। बहुत बार का कुछ उदाहरण बताएंगे? माने उदाहरण नहीं, मतलब स्पष्ट करेंगे बहुत बार किस किस तरह के। जैसे एक उदाहरण मैं ही दे देता हूं। आया और आए, और आए में जैसे मात्रा के साथ और बिना मात्रा के साथ ये लिखने की प्रवृत्ति है। इसका मतलब है कि जितनी क्रियाएं हैं उन सब में ये संभावना है। ये एक उदाहरण हुआ। और उदाहरण, और कोई उदाहरण नहीं? यहाँ हिंदी से लिखा हुआ है। हाँ। और सम्मेलन में, विश्व हिंदी सम्मेलन में आधा ना के साथ लिखा जाता है। यस, अनुस्वार के साथ या फिर आधा ना के साथ। ये केवल ना में नहीं, माँ में भी और ना में भी और सब में। ये दूसरा उदाहरण। कम से कम 2 उदाहरण और चाहिए मुझे। हिंदी में जो दिन शब्द है, दिन निकल आया है। कौन सा? समझो दिन निकल आया है। हाँ हाँ। और हम बोलते कि अरे वो बहुत दीन है, गरीब है। एक ही शब्द दीन और दीन। मराठी में जो मैं समझ गया। ह्रस्व दीर्घ, ठीक है, ठीक है।
लेकिन ये तो गलती है बच्चों की। ये आप जो कह रहे हैं ये बच्चों की गलती है। नहीं, हिंदी में ही दो शब्द उनके अर्थ लेकिन दोनों तरह से हिंदी भाषी उसका इस्तेमाल करे, ऐसा तो नहीं होगा ना। नहीं जैसे जाति शब्द है, जातियां, उसको ह्रस्व में भी हम लिख सकते हैं, दीर्घ में भी लिख सकते हैं, ये तो होता नहीं है हिंदी में। अगर कोई करता है तो वो गलती है। मैं गलतियों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, गलतियों की चर्चा में मैं बाद में आऊंगा 2 मिनट बाद। मैं इस समय उभय रूप की बात कर रहा हूँ। ये उभय रूप बहुत तरह के हैं। 2 उदाहरण तो आपके अभी सामने आए। तीसरा उदाहरण है अलोप के कारण, बर्बाद, र ऊपर र नीचे, पूरा बिल्कुल, ला आधा ला पूरा। ये एक और विशेषता है। और कोई विशेषता बताएंगे? अब इसको समाप्त करके हम आगे बढ़े। और कोई उदाहरण? वर्ण लेखन में भी है ये अंतर। कोई द या को अलग करता है, द या हल और या, कोई य का एक वर्ण करता है, तो ये वर्ण लेखन में भी है। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी भाषा इस समय सबसे बड़ी विपदा की स्थिति में, क्योंकि एक रूपता है नहीं। काम चल रहा है, हिंदी भाषी अपने मन से जो चाहता है वो करता है। कोई अनुस्वार, कोई अनुनासिकता का अर्ध चंद्र लगाता है, कोई नहीं लगाता, कोई बिल्ली से काम करता है। अर्थात में कोई हल चिन्ह लगाता है, कोई हल चिन्ह नहीं लगाता। ये सारे के सारे उभय रूप आप हिंदी भाषियों को परेशान नहीं करते, ये परेशान करते हैं अहिंदी भाषी, विदेशी सीखने वाले। विदेश का व्यक्ति हमेशा ये सवाल करता है कि मैं ये लिखूं कि ये लिखूं। अब मेरे पास कोई जवाब नहीं। अब या तो मैं कहूँ कि दोनों लिख लो, जो चाहे लिख लो, लेकिन इससे कठिनाई क्या पैदा होती है? आपकी सॉर्टिंग नहीं हो सकती। संबंध शब्द 4 तरह से लिखा जा सकता है। न बिंदी, म और बिंदी, संबंध 4 तरह से लिखा जा सकता है। अभी इंग्लिश का भी आपने लिखा है, डॉक्टर ने रिकॉर्ड कर दिया, उन्होंने उसको साइन दे दिया हमें। अब तक स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट से सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद करके उनको, तो मैं ये कह रहा हूं कि फिर सॉर्टिंग में कठिनाई होती है, सिखाने में कठिनाई होती, यांत्रिक रूप में सॉर्टिंग में कठिनाई होती। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी भाषा का मानकीकरण बहुत आवश्यक है। और कम से कम आपसे तो मैं अपेक्षा करूंगा कि मानकीकरण निदेशालय ने जो कहा है उसको आप लोग उसका अनुपालन करें। उसमें आपका मतभेद हो तो वो जरूर निदेशालय को सूचित करें। और सौभाग्य से हमारे संस्थान के इस समय निदेशक जो है वो केंद्रीय हिंदी निदेशालय के भी निदेशक हैं। तो आप अगर मानकीकरण से संबंधित आपकी कोई समस्या हो तो आप संस्थान को लिख सकते हैं, निदेशक महोदय उसको देख लेंगे, निदेशालय में उसकी चर्चा करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम हर व्यक्ति ये न सोचे कि मैं जो लिख रहा हूँ वो सही है, बाकी सबसे मेरा नाता नहीं, ये न सोचें। हम निदेशालय के मानकीकरण की जो व्यवस्था है उसका अनुपालन करें और उसको बेहतर बनाने की हम कोशिश करें। तो मित्रों, मैंने नए संदर्भ में नवीकरण की बातें आपके सामने रखी कि आप अपने को नया कैसे कर सकते हैं प्रौद्योगिकी की दृष्टि से, और साथ में भाषा के मानक रूप अपनाने के, और मानक रूप अपनाकर मानक ढंग से सामग्री, पाठ्य सामग्री बनाने के बारे में भी ये आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। और इसमें न केवल आपका फायदा है बल्कि आगे की पीढ़ियों का भी फायदा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशिक्षण के लिए 477वां नवीकरण पाठ्यक्रम का शुभारंभ आज विधिवत रूप से क्षेत्रीय केंद्र हैदराबाद में संपन्न हो रहा है। इस नवीकरण पाठ्यक्रम प्रशिक्षण शिविर में
सहभागी सभी शिक्षकगणों को इस नवीकरण पाठ्यक्रम प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन सत्र में जिनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ है वे प्रोफेसर मीरा जगन्नाथन जी, हमारे हैदराबाद केंद्र के क्षेत्रीय निदेशक प्रोफेसर गंगाधर वानोड़े जी, और इस नवीकरण हेतु उनको सहृदय से सहयोग देने वाले हमारे क्षेत्रीय केंद्र हैदराबाद के अन्य प्राध्यापक, जिनमें डॉक्टर पत्ता नायक जी है और राधा जी है, अन्य रंजीत भारती है। रंजीत भारती में रंजीत जी भी आए हैं, रंजीत जी भी आए हैं। अभी हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर ऋषभ देव शर्मा जी भी हैं। रंजीत जी और सबको सादर प्रणाम करता हूँ, सत्य नमस्कार करता हूँ। ये मेरे लिए बहुत खुशी और प्रसन्नता की बात है कि मेरे मातृभूमि से कुछ शिक्षक जो है यहाँ प्रशिक्षण देने के लिए हैदराबाद में दाखिल हुए हैं, और इस बहाने एक हिंदीतर प्रदेश में जाकर हिंदी को सीखने का काम जो है वो हिंदी को समझने का काम वे आगत 2 सप्ताह में करने वाले हैं। जिस उद्देश्य से यह शिविर आयोजित किया गया है उस उद्देश्य को केंद्र में रखकर आगे 2 सप्ताह में आपको अलग अलग विषयों को लेकर व्याख्यान, चर्चा, परिचर्चा के माध्यम से, समूह चर्चा के माध्यम से, परिसंवाद के माध्यम से आपको हिंदी के व्याकरण को लेकर, भाषा विज्ञान को लेकर, भाषा प्रौद्योगिकी को लेकर, भाषा कौशल को लेकर, भाषा की प्रयोजनमूलकता को लेकर अलग अलग विषयों पर आपको जो है वो इस शिविर में यहाँ मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। मैं सभी शिक्षकों को धन्यवाद भी देता हूँ कि व्यस्ततम समय में से समय निकालकर आप लोगों ने इस प्रशिक्षण के लिए आने की एक मानसिकता बनाई और एक 2 सप्ताह घर से बाहर रह के हिंदी के प्रति हमारे मन में जो भाव है उस भाव को उजागर किया और इस प्रशिक्षण शिविर का हिस्सा बने। मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा का मुखिया होने के नाते आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इस प्रशिक्षण शिविर से हिंदी की ओर देखने का आपका दृष्टिकोण अत्याधुनिक बन जाएगा, आधुनातन बन जाएगा, या समय के परिप्रेक्ष्य में समय के चलते हिंदी को किस रूप में ढालने की हमें आवश्यकता है, इसका अनुभव भी आपको इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से निश्चित रूप से प्राप्त होगा। हम जो हिंदीतर भाषी लोग होते हैं वे कठिन साधना से भाषा पर अधिकार प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और हमारे जो छात्र होते हैं वे छात्र हमी से प्रेरणा लेकर उस विषय की ओर बढ़ते हैं, उनकी रुचि को इस विषय के माध्यम से आगे विकसित किया जाता है। और इसलिए मैं ये चाहता हूं पूरे 2 सप्ताह के प्रशिक्षण शिविर में
जो भी जानकारी आपको मिलेगी वह जानकारी आप अपने छात्रों तक जो है वो जरूर संप्रेषित करेंगे और यहाँ से जाने के बाद छात्र भी इस बात को अनुभव करेंगे कि शिविर से आने के बाद हमारे अध्यापक शिक्षक की दृष्टिकोण में और ज्ञान की क्षमता में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, काफी विकसित वो हो पाई है। इसका भी अनुभव जो है वो सारे लोग करेंगे। जहां तक इस पूरे प्रशिक्षण शिविर के उपादेयता की बात है, हम ये चाहते हैं कि हमारा जो शिक्षक है वो अपडेट होना चाहिए, अद्यतन होना चाहिए, उसको विषय का ज्ञान जो है वो प्रचुर मात्रा में होना चाहिए और उसे अपडेट करने के लिए ये इस प्रकार के शिविर जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। एक लंबे अंतराल में अध्यापन कार्य करने के बाद एक अवस्था ऐसी भी आती है कि जहां अगर हम अपने आप को बहुत सृजनात्मक या क्रियात्मक बनाने के बदले एक प्रचलित परिपाटी पर लेकर चलते हैं और फिर समय के साथ हम कब कर जाते हैं हमें ही पता नहीं चलता है। मुझे लगता है कि ये शिविर उस दृष्टि से आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा कि समय के साथ हिंदी में क्या क्या बदलाव हुए हैं। उदाहरणार्थ मैं जिस निदेशालय का निदेशक हूं उसने अभी हाल में हिंदी की मानक वर्तनी का लोकार्पण किया और अब तक हमारे शिक्षक हिंदी विषय में जो वर्णमाला पढ़ा रहे थे, जो स्वर संख्या और व्यंजन संख्या बता रहे थे, अगर ये अपडेट हुई वर्णमाला, अपडेट हुई व्यंजन संख्या का ज्ञान अगर उनको नहीं है तो वो अपने छात्रों को गलत जानकारी से अवगत कराते रहेंगे। इस शिविर में उसके प्रति भी आपको मार्गदर्शन किया जाएगा और जो भी नए संशोधन इस मानक वर्तनी के नियमों में किए गए हैं उस बदलाव को इस प्रशिक्षण शिविर में आकर समझने का दायित्व जो है वह हर शिक्षक पर रहेगा। अगर आप चाहें तो स्वतंत्र रूप से अलग सत्र में हिंदी मानक वर्तनी को लेकर आप एक अलग सा लेक्चर भी कर सकते हैं। मुझे जब भी समय मिलेगा मैं कोशिश करूंगा कि एक अलग केवल हिंदी मानक वर्तनी को लेकर कि जो आज गांव-गांव तक जाने की आवश्यकता है, हर स्कूल पाठशाला में जाने की आवश्यकता है और वो इस प्रकार के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस प्रकार के मंच के माध्यम से, इस प्रकार के शिविर के माध्यम से जाने की अपार संभावनाएं हैं। क्योंकि जो यहाँ नवीकरण प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षार्थी के रूप में हमारे बीच आया है वो यहाँ से बहुत कुछ लेकर जाएगा और मानक वर्तनी की तरह ही भाषा प्रौद्योगिकी में हिंदी का कैसे विकास हो रहा है, भाषा कौशल अगर हमें विकसित करने हैं तो उसमें हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्यकार कितने हमें उपादेय सिद्ध हो सकते हैं, इन सारी बातों का की जानकारी जो है वो इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से आपको मिलने वाली है। मैं ये मानता हूं कि इस प्रशिक्षण शिविर में केवल हिंदी की ही चर्चा नहीं होगी, हिंदी के साथ साथ आपके जिस विषय से जुड़े हुए अन्य विषय भी आप अलग अलग माध्यम से उस पर आप इस प्रशिक्षण शिविर में चर्चा कर सकते हैं।
मेरा अपना मानना है कि ऐसी कार्यशालाएं जब होती है तो ऐसी कार्यशालाओं के माध्यम से, एक कार्यशाला के माध्यम से व्यक्ति के कम से कम 8-10 कौशल विकसित हो जाते हैं। उसको केवल ज्ञान प्राप्त होता है ऐसी नहीं है, ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ प्रबंधन का कौशल विकसित होता है, नेतृत्व विकास का कौशल विकसित होता है, या जो मूलभूत 4 कौशल है, लेखन, वाचन, श्रवण और अभिव्यक्ति, उसका विकास होता है। क्योंकि एक शिक्षक जब 15-20 साल सर्विस करता है, सेवा देता है, तो उसके बाद उसकी सुनने की आदत जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। ये प्रशिक्षण शिविर आपको भीतर के श्रवण कौशल को भी विकसित करेगा, अभिव्यक्ति कौशल को भी विकसित करेगा, लेखन कौशल को भी विकसित करेगा, और इसके साथ साथ अन्य रोजमर्रा की जिंदगी में, जीवन में हमें जो कौशल आवश्यक होते हैं, उन सब पर ये विकास करेगा। हिंदी में बोली भाषा से संपर्क भाषा और संपर्क भाषा से विश्व भाषा की ओर कैसे निरंतर विकास यात्रा की है, इसके बारे में भी ये शिविर आपको अवगत कराएगा। हिंदी में क्या क्या नई नई संभावनाएं हैं, रोजगार की, नौकरी की, इसको लेकर भी इस पूरी चर्चा में बात किया जाएगा। मुझे आशा है कि आप इन सब का लाभ लेंगे। ये उद्घाटन सत्र है, अधिक समय पर बोलना मेरे लिए भी संभव नहीं है और आपके लिए भी सुनने के लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि भोजन का समय हो रहा है और हमारे यहाँ कहावत है कि भूखे पेट न भद्र को पाला, और इसलिए आपके भोजन और भोजन दोनों में बाधक न बनकर मैं अपनी बात को पूर्ण विराम दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ भी व्यस्तता है, लेकिन हमारे वानवड़े सर का बड़ा आग्रह रहता है। और एक बार तो मुझे कभी कभी ऐसा लगने लगा है जगन्नाथन जी कि मेरे लिए पत्नी की बात टालना संभव हो जाता है, लेकिन वानवड़े सर की बात टालना संभव नहीं होता। उसको कुछ न कुछ बहाना देकर मैं पीछा छोड़ लेता हूँ, लेकिन इनके लिए कुछ बहाना ही नहीं होता है, और इसलिए अन्य जगह पर भी हमारे इस प्रकार के नवीकरण नित्य प्रायः चलते रहे। हर जगह जुड़ना मेरे लिए संभव भी नहीं होता है, और मैं देखता हूँ कि जब सामने वाले का फोर्स कम हो जाता है तो मैं अपने आप में पीछा छोड़ लेता हूँ, या सामने वाला कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम बता देता है तो कहता हूँ कि ठीक है। पर मेरी कोशिश ये रही है कि जहां मैं भौतिक रूप से नहीं जा पाता हूँ, वहां कम से कम आभासी पटल के माध्यम से क्यों हो, लेकिन मैं संवाद साधने की कोशिश करता हूँ। इस बहाने प्रत्यक्ष सानिध्य का भले ही लाभ न मिले, लेकिन जैसे हमारे यहाँ कहावत है कि बहुत मतलब दूध नहीं मिले तो कम से कम छाछ पर जो है वो आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। तो प्रत्यक्ष भेंट का अवसर भीड़ वालों से हमें नहीं मिला है, क्योंकि भीड़ इन दिनों बहुत सारे महाराष्ट्र भर में चर्चित है, अन्य कारणों से चर्चित है। हम भले ही दिल्ली में रहते हैं, लेकिन भीड़ की खबर लेते रहते हैं, और वहां का रसायन ही कुछ ऐसा अद्भुत है कि जो हर एक व्यक्ति को इतना सक्रिय बनाता है। आप लोग आए, आप लोगों का हृदय से स्वागत है। आप लोग इस पूरे नवीकरण शिविर का भरपूर लाभ उठाए, इतनी ही मैं इस अवसर पर
आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ और आपको इस 2 दिवसीय शिविर के लिए मैं आपको जो है बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हार्दिक कामनाएं देता हूँ और साथ ही साथ इस पूरे आयोजन में रंजीत भारती जी का भी नाम जिक्र कर रहे थे। रंजीत भारती हमारे बहुत अच्छे भाषाविद है और उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम केंद्रीय हिंदी संस्थान जब ईश्वर विद्यालय में जाने की सोच रहे हैं तो उसमें एक स्वतंत्र भाषा प्रौद्योगिकी विभाग हम चलाने की सोच रहे हैं और उसके लिए क्या पाठ्यक्रम होगा उसकी सारी संरचना जो है वो रंजीत भारती जी ने की है। इसलिए ऐसे हमारे पत्ता नायक जी जैसे, अभी आपने जगन्नाथन जी को सुना कि जो राष्ट्रीय स्तर के लोग हैं जिनका हिंदी में बहुत बड़ा नाम है, ऐसे लोगों को सुनने का और उनके सानिध्य में रहने का भाग्य आप जैसे लोगों को मिला। इसके लिए वास्तव में आप लोगों ने अपने आप को भाग्यवान मानना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि ये सारा शिविर जो है आपके भीतर आपको श्रेष्ठ बनाएगा, आपके विचारों को श्रेष्ठ बनाएगा, आपके दृष्टिकोण को श्रेष्ठ बनाएगा, आपके व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बनाएगा। देखिए, व्यक्ति का अस्तित्व कुछ कालांतर बाद समाप्त हो जाता है, लेकिन उसका व्यक्तित्व जो है वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। इस पूरे प्रशिक्षण शिविर में आपके व्यक्तित्व को विकसित करने की कोशिश हम करेंगे और वो करते समय केवल अंतिम एक बात कह के मैं अपनी बात को पूर्णविराम देता हूं कि कहा जाता है कि श्रेष्ठ वही है जिसमें दृढ़ता होती है, जिद नहीं, जिसमें बहादुरी होती है, जल्दबाजी नहीं, जिसमें ज्ञान होता है, अहंकार नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा कि ज्ञान और अहंकार ये 2 तलवारें एक मैन में नहीं रह सकती और रही भी तो उसको वो चिरस्थायित्व नहीं प्राप्त होता। आप अगर इतिहास का उदाहरण उगाड़ कर देखेंगे तो इस अहंकार के कारण कितने कितने ज्ञानियों को नष्ट होना पड़ा, इसका पूरा जायजा आप ले सकते हैं कि मैं करते रह गए, रहा न जीता वंश, तीनों को तुम देख लो, रावण गौरव वंश। और इसलिए मैं चाहता हूं कि ये प्रशिक्षण शिविर आप में ज्ञान की वृद्धि करे और आपके भीतर के अहंकार को समूल नष्ट करे, उसका पूरी तरह से विरेचन करे। और ये इस शिविर के माध्यम से संभव होगा। इस अपेक्षा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और वानवे जी को कहता हूं कि एक दिन समय निकालकर हम मानव वर्तनी को लेकर भी इनसे बात करेंगे। आप मुझे उचित समय के बारे में अवगत कराएं और ये जरूरी नहीं कि ऑफिस आवर्स में ही बात की जाए। ऑफिस आवर्स में या कार्यालयीन समय में मैं थोड़ा व्यस्त रहता हूं। आप अगर चाहेंगे कि शाम में 5-6 बजे या 7-8 बजे भी अगर आप शिक्षक लोगों की मानसिकता है या सुबह अर्ली मॉर्निंग 10 बजे के पहले की मानसिकता है तो मेरा कार्यालयीन समय भी बाधित नहीं होगा और 1-8 घंटा मैं इन लोगों को मानक वर्तनी को लेकर जो है मैं इनसे वार्ता भी कर पाऊंगा। इतना कहकर अपनी बात को पूर्णविराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका मार्गदर्शन हमारे प्रतिभागियों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि देवनागरी लिपि तथा हिंदी का मानकीकरण पर आपका विशेष व्याख्यान रखेंगे और हमारे प्रतिभागियों को उसका लाभ भी होगा। सर, एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ। मानकीकरण के संदर्भ में पहले लोग कहते थे मुझे कहाँ से प्रति मिलेगी, निदेशालय को लिखो वो वहाँ से आ जाएगा। अब वो सारी बातें खत्म हो गई।
प्रौद्योगिकी का सबसे बड़ा फायदा यही है, इस समय आपका मानकीकरण जो है नेट पर उपलब्ध है, इसका उपयोग कर सकते हैं, रोज देख सकते हैं, जब आवश्यकता हो देख सकते हैं। और जैसे कुलकर्णी साहब ने कहा कि उनसे, वानोड़े जी से, मुझसे, शर्मा जी से, कभी भी किसी से भी आप बात कर सकते हैं निसंकोच। हम जुड़ गए हैं और ये जुड़ाव हमारा बना रहेगा। आया तो आपके अंतर्मन में भी बहुत सारी नवीकरण पाठ्यक्रम को लेकर के अपेक्षाएं रही होगी। हिंदी के मानकीकरण और उसके रूप को लेकर के भी छात्रों के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो सवाल पूछे जाते हैं, तो उनको लेकर के भी कई सारे आपके मन में सवाल होंगे जो आप इस नवीकरण के माध्यम से जानना चाह रहे होंगे। तो मेरी गुजारिश प्रतिभागी अध्यापक गण से कि आप आएं और अपनी प्रतिक्रिया दें, इस संबंध में अपने विचार रखें। स्वागत है सर आपका। विचार मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और बीड़ जिले से यहाँ पर कुछ नई बातें सीखने के लिए आए हुए मेरे सभी सहयोगी अध्यापक, जब हम यहाँ केंद्रीय विद्यालय में 15 दिन के प्रशिक्षण के लिए आने वाले हैं, यह बात सुनकर मुझे तो बहुत खुशी महसूस हुई। खुशी इस बात की हुई कि आज तक राज्य और देश के स्तर पर मैंने अंग्रेजी के जो प्रशिक्षण हैं वह अटेंड किए, और यह पहली बार हिंदी केंद्रीय संस्थान में हिंदी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी यहाँ पर मिल रही है। सबसे पहले तो मैं आपको इस विचार मंच को कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में हिंदी जो भाषा है, यह भाषा तीसरे स्थान पर पढ़ाई जाती है पाठशाला में। हिंदी यह दूसरे स्थान पर है और अंग्रेजी यह तीसरे स्थान पर है, और जो राज्य भाषा है मराठी, वह पहले स्थान पर पढ़ाई जाती है। मराठी यह जो भाषा है वह छात्र बहुत अच्छी तरीके से बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन हिंदी वे अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा वे बोल नहीं सकते। इतना ही नहीं, तो जो हिंदी की वर्णमाला है उसकी ही कठिनाई इन छात्रों को आती है। और पाठ्यक्रम के बारे में अगर हम कुछ बोलना चाहें तो पाठ्यक्रम में जो गद्य हैं, पद्य हैं, उनकी जो संख्या है वह तुलना के रूप में थोड़ी कम है, लेकिन व्याकरण और लेखन की बहुत सारी समस्याएं हमारे छात्रों को महाराष्ट्र में आती हैं। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर कल से जो नई बातें हमें सीखने को मिली हैं उसमें व्याकरण है, लेखन है, इतना ही नहीं तो हिंदी का जो इतिहास है, यह सभी बातें यहाँ पर हमें सीखने को मिल रही हैं। मुझे और उम्मीद है कि हमारे सहयोगी को जो भी कठिनाई पढ़ाते वक्त पाठशाला में या महाराष्ट्र में आती हैं, उन सभी कठिनाइयों पर यहाँ पर चर्चा होगी, और आप सभी अध्यापक के माध्यम से, आप सभी लोगों के माध्यम से, क्योंकि इतने बड़े अनुभवी और डॉक्टरेट अध्यापक यहाँ पर हमें कुछ नया ज्ञान दे रहे हैं, तो ये सभी बातें हम हमारे राज्य में, जिले में जाकर हमारे छात्रों को अच्छी तरीके से देंगे, पढ़ाएंगे। इतनी ही बात यहाँ पर बोलते हुए मैं रजा लेता हूँ। समाप्त। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बिल्कुल जो आपने अपेक्षाएं जताई है, इस नवीकरण पाठ्यक्रम के माध्यम से उन सभी पर विचार किया जाएगा।
साथ ही आपने जो पाठ्य पुस्तक गद्य पद्य विषय और इस दौरान पाठ्य पुस्तक विश्लेषण से लेकर के सभी पर सार्थक चर्चा होगी। और कोई प्रतिभागीगण? स्वागत है सर आपका। नाम बता दीजिए। नमस्ते सबको। मैं कोड़ेकर विजय जिला परिषद माध्यमिक स्कूल चौसाला बीड़ जिले से हूँ। वास्तविक रूप से यहाँ पर आज जो केंद्रीय हिंदी संस्थान हैदराबाद द्वारा हमें प्रशिक्षण का मौका मिला है, उसके लिए मैं जो मंच पर उपस्थित है सारे अतिथिगण एवं विद्या विभूषित लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से हमें यहाँ पर आने का मौका मिला है। और इतना जो हिंदी के बारे में हम यहाँ पर जो पढ़ते हैं जानते हैं, उसके लिए उसमें और भी जो अधिक क्या जो ज्ञान है वो हमें यहाँ पर आने के बाद मिल रहा है। हालांकि सर मैं एक बात यहाँ पर रखना चाहता हूँ, वास्तविक रूप से मैं हिंदी नहीं पढ़ाता था, मेरा विषय इंग्लिश है। लेकिन स्कूल में, क्योंकि हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में वैसे तो जो जिला परिषद के स्कूल है खास करके कोई विषय के लिए ऐसी जगह नहीं है। भाषा के नाम पर शिक्षकों की भर्ती हो जाती है, जैसे इंग्लिश को स्पेशल इंग्लिश टीचर की भर्ती होती है, लेकिन हिंदी के लिए वास्तविक कोई हिंदी टीचर नहीं रखते। और अभी एक जो समस्या आ रही है हिंदी की वजह से, हिंदी के लिए कि एक केंद्रीय सरकार का या जो भारत सरकार का एक उपक्रम है जैसे कौशल का विकास करना, उसमें जो उसकी वजह से जो हमारे स्कूल के ऊपर दो नए पाठ्यक्रम आ चुके हैं जिससे हम विद्यार्थियों का कौशल विकास कर सकते हैं। लेकिन उसमें समस्या ये आ रही है कि उन कौशल विकास के लिए ऑप्शनल जो सब्जेक्ट रखा गया है वो हिंदी रखा गया है। यानी अभी समझो मेरे स्कूल में 130 विद्यार्थी 10वीं कक्षा में हैं, तो उनमें से लगभग 40 ही लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो दूसरा एपीरियल सब्जेक्ट है उसके लिए 30 है, एक जो कृषि है उसके लिए 30-40 है। तो मुझे ये लगता है कि हिंदी विषय को ये ऑप्शनल नहीं रखना चाहिए। जैसे हम अपने राज्य में मराठी बिल्कुल अनिवार्य है, अंग्रेजी भी अनिवार्य करते हैं, वैसे हिंदी को भी अनिवार्य ही रखना चाहिए। इसके लिए अगर आपसे कोई निदेशालय से कोई वहाँ पर सूचना प्राप्त होते हैं तो ये अच्छी बात है। कौशल विकास करना ये अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए हिंदी को ही ऑप्शनल विषय रखा जाए ये मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं आया, क्योंकि ये हिंदी का प्रचार एवं प्रसार करने के लिए थोड़ी सी बाधा उसमें उत्पन्न हो जाती है। आगे चलकर बच्चे फिर महाराष्ट्र सरकार हमसे आगे चलकर तो ये बात तो पूछते हैं कि कितने लोगों ने 10वीं में हिंदी पास की, वो भी आवश्यक है, अनिवार्य है। तो ऐसे अगर बच्चे 9वीं 10वीं में अगर वो हिंदी नहीं लेते हैं और बाद में उनसे पूछा जाता है तो वो कहाँ से हिंदी पेपर देंगे, ये एक समस्या है। बाकी तो कुछ समस्याएं नहीं है। जितना यहाँ से हमें ज्ञान मिलेगा उस ज्ञान का उपयोग हम बच्चों में और ज़्यादा मात्रा में हिंदी जो है उसका प्रचार एवं प्रसार करने की हम कोशिश करेंगे। और हिंदी भाषा जो हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं उससे हिंदी में बोलने से हमें बेहद प्रसन्नता भी होती है और अच्छा भी लगता है। यहाँ पर मुझे बोलने का मौका दिया और अपनी बात रखने का यहाँ पर जो आपने समय दिया उसके लिए मैं आपके सभी लोगों का धन्यवाद मानता हूँ। शुक्रिया। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हालांकि आप में भी कई लोग उत्सुक होंगे अपने विचार रखने के लिए भी, तो समय की नज़ाकत को देखते हुए आप सभी को हम बारी बारी से जब क्लासरूम में चर्चा होगी उस दौरान हम सुनेंगे। मेरा निवेदन क्षेत्रीय निदेशक प्रोफेसर गंगाधर वानोड़े जी से, सर आप पधारें और अपना उद्बोधन दें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। आज के इस उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि प्रोफेसर वीरा जगन्नाथन जी, सम्मानित अतिथि प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर संध्या दास जी, हमारे अध्यापकगण डॉक्टर भट्टाराम जी, डॉक्टर भारती जी, डॉक्टर राधा जी, सभागार में उपस्थित श्री पाठक जी, नरसिंह राव जी, गोपाल रेड्डी जी और हमारे अध्यापक बीड़ जिला से यहाँ आए हुए, आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है।
जैसे कि कल से आपका ये पाठ्यक्रम शुरू हुआ है और आप लोगों में से कुछ ने कहा है कि कल जो यहाँ पर अध्यापन कार्य के माध्यम से जो कुछ भी आपको जानकारी प्राप्त हुई है उसमें कुछ नयापन आपको पता चला है। तो इसी तरह से हमारे इस पाठ्यक्रम के दौरान और भी नए नए अध्यापक आएंगे, अपने नए नए विषयों के साथ आएंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे और आपका ज्ञानार्जन भी करते रहेंगे। यहाँ पर बात है, शिक्षकों को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, पढ़ने से उनको दूर नहीं भागना है। अपना पाठ्य पुस्तक हो, पाठ्य पुस्तक से इतर सामग्री भी हमें पढ़ने की आवश्यकता है, जिससे कि हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। पढ़ते समय हमें वर्तनी की ओर ध्यान देना है, क्योंकि हम हिंदीतर भाषी क्षेत्र से आते हैं। हमारी वर्तनीगत जो अशुद्धियां होती है हमारी मातृभाषा के प्रभाव के अनुसार होती है। आप सभी मराठी मीडियम से आए हैं, मराठी पढ़े हैं, मराठी देवनागरी में लिखी जाती है, लेकिन उसकी वर्तनी जो है, जो शब्द हिंदी में है वही शब्द मराठी में है, लेकिन वहाँ उसकी वर्तनी मराठी में अलग हो जाती है और हिंदी में अलग हो जाती है। तो इसलिए हिंदी की पुस्तक पढ़ते समय आपको उसको वर्तनी की ओर अधिक ध्यान देना है और पढ़ने के बाद उसमें से आप 10-15 लाइन यदि लिख कर लगते हैं और इस तरह से अभ्यास करते हैं तो आपकी ये जो वर्तनीगत अशुद्धियां हैं ये दूर होने का बहुत ही आपको सार्थक प्रयास होगा। तो दूर करने का प्रयास इस तरह से करना चाहिए, क्योंकि वर्तन लेखन जो है उच्चारण के आधार पर होता है। जिस तरह से आप उच्चारण करेंगे उसी तरह से आप वर्तनी को लिख सकते हैं। हर्ष व दीर्घ की जो गलतियां होती हैं वो उच्चारण के कारण होती हैं। तो इसलिए मराठी की लेखन व्यवस्था अलग है, हिंदी की लेखन व्यवस्था है। लेखन व्यवस्था के संबंध में हम लोग यहाँ पाठ्यक्रम के दौरान बातचीत तो करेंगे ही करेंगे और अन्य विषयों के से सीखी हुई बात हम लोग इस पे करेंगे। हमारे बीच प्रोफेसर ऋषभ शर्मा जी हैं, वे आपको कविता शिक्षण पर बातचीत करेंगे। आप उसको उनको भी अच्छी तरह से सुनेंगे और आप उनके व्याख्यान से लाभान्वित होंगे। और भी इस तरह से कई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी बात होगी, आपके हिंदी साहित्य का इतिहास की बात होगी, बाद में आपके सृजनात्मक लेखन की बात होगी कि सृजन कैसे करना है। ये इस दौरान एक हस्तलिखित पत्रिका का भी आपको तैयार करना होगा, आपके द्वारा तैयार की जाएगी, उसके लिए मार्गदर्शन भी किया जाएगा। और इस तरह से कई सारे विषय और आयामों के ऊपर इस पाठ्यक्रम के दौरान बातचीत होगी। कौशल विकास की बात होगी, जिस पर आपको जैसे अभी कुलकर्णी सर ने बताया कि किसी भी पाठ्यक्रम में जाए तो आप वहाँ पर 10-12 प्रकार के कौशल पाते हैं और उसको विकसित कर सकते हैं। जैसे आपको कुछ कार्यक्रम करने के लिए कहा जाएगा तो उसमें आपको क्या क्या करना होगा, जैसे प्रबंधन कौशल है, टाइम मैनेजमेंट है, समय का पालन, किस तरह से आपको कार्यक्रम को तैयार करना है, उसको कितना कितना समय देना है, ये सारी चीज़ें वो कौशल के अंतर्गत ही आती है। तो ये सारा कुछ यहाँ पर आप सीखेंगे और उसकी जानकारी लेंगे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर। आपने इस 12 दिन तक चलने वाले महायज्ञ में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा हमारे सामने रखी। उद्घाटन समारोह अपनी पूर्णाहुति की ओर। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मेरा निवेदन डॉक्टर राधा दी से आप आए और धन्यवाद ज्ञापित करें। सभाए नमः। केंद्रीय हिंदी संस्थान हैदराबाद केंद्र में 477वें नवीकरण पाठ्यक्रम का उद्घाटन समारोह आज यहाँ आयोजित किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर सुनील बाबूराव कुलकर्णी जी कर रहे हैं और वे आभासीय मंच से कुछ समय पहले हमसे जुड़े थे और उन्होंने अपने वक्तव्य से हम सबको अभिभूत किया है। वे केंद्रीय हिंदी संस्थान के निदेशक ही नहीं, वे केंद्रीय हिंदी निदेशालय के भी निदेशक हैं। उनकी अपनी इतनी व्यस्तताओं के बावजूद भी उन्होंने इतना समय दिया और हम सबको अपने वक्तव्य से लाभान्वित किया है। इसके लिए मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान हैदराबाद केंद्र की ओर से
उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी। इस केंद्रीय हिंदी संस्थान के हैदराबाद केंद्र की नींव जब यहाँ लगाई गई थी, उस समय से लेकर आज तक जो ये फल फूल रहा है, इसकी कहानियाँ हम जैसे बचपन में हम अपने माता पिता से या अपने पूर्वजों से जिस तरह किसी चीज़ के बारे में सुनते आते हैं, इसी तरह मैंने जब केंद्रीय हिंदी संस्थान में यहाँ ज्वाइन किया तब से मैं सुनती आ रही हूँ एक नाम। उसी नाम को आज हम यहाँ सुन रहे हैं और उनका दर्शन कर रहे हैं, और हमारा यह सौभाग्य है कि वे हमारे बीच इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जुड़े हुए हैं प्रोफेसर वीरा जगन्नाथन जी। उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी पूरे केंद्रीय हिंदी संस्थान हैदराबाद केंद्र की ओर से कि वे हमारे यहाँ उपस्थित हुए। इस भूमि को, इस केंद्रीय हिंदी संस्थान के हैदराबाद केंद्र को उन्होंने पुनीत किया है अपने कदमों से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हैदराबाद में जब भी हम किसी बड़े व्यक्ति की बात सुनते हैं, विद्वान की बात सुनते हैं, तो हम उनको कुल गुरु के रूप में मानते हैं, तो वे भी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्रोफेसर ऋषभ देव शर्मा जी विशिष्ट अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, और उन्होंने भी अपने उद्बोधन से हम सबको लाभान्वित किया है। इसके लिए हम केंद्रीय हिंदी संस्थान हैदराबाद केंद्र की ओर से उनको तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान के क्षेत्रीय निदेशक प्रोफेसर गंगाधर वानोडे जी, वे अपने हैं, किंतु मैं फिर भी उनको केंद्रीय हिंदी संस्थान हैदराबाद केंद्र की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी, क्योंकि उनकी वजह से आज इतने सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। पहले मात्र एक कार्यक्रम होता था, उसके बाद आज ये कार्यक्रम खत्म हुआ, सोमवार को फिर अगला कार्यक्रम शुरू हुआ, फिर 2 हफ्ते के बाद उसके खत्म होते ही फिर अगला कार्यक्रम शुरू हुआ। ऐसा नहीं है, अब 2 कार्यक्रम एक साथ हो रहे हैं। उदाहरण के लिए कल हमारा यहाँ पे एक कार्यक्रम आरंभ हुआ है बीट जिले के लिए, फिर कल सुबह एक और कार्यक्रम संचेतना शिविर आयोजित किया जा रहा है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में। तो 2 कार्यक्रम चलते हैं यहाँ। इसी प्रकार हमारे यहाँ पे इससे पूर्व में 2016 में समन्वय दक्षिण पत्रिका भी आरंभ की गई थी, उसका भी कार्य हमारे यहाँ से चल रहा है। तो इस तरह से मल्टीटास्किंग जो कार्य अभी यहाँ चल रहा है, इस पूरे कार्यक्रमों के सूत्रधार हमारे क्षेत्र निदेशक गंगाधर वानोडे जी हैं, तो इसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। केंद्रीय हिंदी संस्थान हैदराबाद केंद्र में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में डॉक्टर पत्ताराम नायक जी ने 6 महीने पूर्व उन्होंने यहाँ कार्यभार संभाला है। तब से लेकर वे भी सक्रिय रूप से यहाँ अपना कार्य कर रहे हैं, और आज इस पाठ्यक्रम के वे प्रभारी हैं, और आज इस सुंदर संचालन के लिए भी मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर रंजीत भारती जी, वे एसोसिएट प्रोफेसर मैसूर केंद्र पे कार्यरत हैं, वे भी आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं, और इन 2 हफ्ते के जो कार्यक्रम होंगे उसमें वे अपनी भागीदारी देंगे और अतिथि प्रवक्ता के रूप में वे यहाँ अपना वक्तव्य देंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी। डॉक्टर संध्या दास मैडम जी अतिथि प्रवक्ता के रूप में हमारे बीच यहाँ उपस्थित थी, और उन्होंने भी मंच हमारे साथ साझा किया था, किसी कारणवश उनको जाना पड़ा, इसलिए उनको भी मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान हैदराबाद केंद्र की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी। केंद्रीय हिंदी संस्थान की जब स्थापना हुई थी हैदराबाद केंद्र पर, तो सबसे पहले उन्होंने हमारे बीच अभी उपस्थित डॉक्टर वीरा जगन्नाथन जी, उन्होंने यहाँ एक किसी किराए के मकान के लिए ढूंढने का प्रयास जब किया, तो सबसे पहले उनको गोपाल रेड्डी जी की याद आई। वहाँ वे गए, उन्होंने वहाँ देखा, एक भवन देखा, और उनके पिताजी उस समय पुरुषोत्तम रेड्डी जी ने उनको यहाँ केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थापित करने के लिए अपना मकान दिया। तो उनके हमारे बीच अभी यहाँ उपस्थित हैं श्री गोपाल रेड्डी जी, जिन्होंने हमें पहली बार केंद्रीय हिंदी संस्थान हैदराबाद केंद्र में अपना मकान दिया, और वे अपना मकान खाली कर दूसरी जगह चले गए, और उन्होंने यहाँ पे केंद्रीय हिंदी संस्थान के लिए जगह दी थी। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे बीच उपस्थित हैं। और हमारे पुराने चावल, जिनको हम पुराना चावल कहते हैं, वे हमारे बीच उपस्थित हैं श्री सुभाष पाठक जी। तो हमने बहुत कुछ उनसे सीखा है। जब मैंने केंद्रीय हिंदी संस्थान में यहाँ पहली मेरी नियुक्ति हुई थी, तो सबसे पहले मैं पाठक जी से ही मिली थी,
वो हमारे, मैं उनको अन्ना पुकारती हूँ प्यार से। हम अन्ना का मतलब यहाँ हैदराबाद में जो तेलुगु भाषा में अन्ना का मतलब बड़े भाई। तो हमारे बड़े भाई आज यहाँ उपस्थित हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भैया को। तो इसी तरह हमारे श्री नरसिंह राव जी, वे भी हमारे पुराने चावल हैं, तो वे भी आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, वे भी मेरे बहुत अच्छे मार्गदर्शक रहे हैं, तो वे भी हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। उनको भी केंद्रीय हिंदी संस्थान हैदराबाद केंद्र की ओर से ढेर सारी बधाई एवं धन्यवाद। बिना प्रेक्षक या बिना श्रोता के कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता है। तो हमारे बीच बीड जिले के हिंदी अध्यापक उपस्थित हैं, बहुत दूर से आए हुए हैं और 2 हफ्ते के इस कार्यक्रम के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। वे भी धन्यवाद के पात्र हैं कि वे यहाँ आए, उन्होंने अपनी यहाँ उपस्थिति दी है और हम सबको यहाँ इतने देर कार्यक्रम में सुना है। इसके लिए बीड जिले के हिंदी अध्यापक धन्यवाद के पात्र हैं। जब यह कार्यक्रम आरंभ होता है उससे पूर्व में कई तैयारियां होती हैं। तो सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य शैक्षिक संस्थान से संपर्क किया गया पुणे से। तो वहाँ से आपके जो निदेशक ने हैं उन्होंने सुमुखी व्यक्त की और उन्होंने आपको यहाँ प्रतिनियुक्त करने के लिए अपनी संतुष्टि दी है। इसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगी। और जिला शिक्षणाधिकारी बीड जी सर ने, उन्होंने भी तुरंत अपनी सहमति दी और आपकी लिस्ट यहाँ सूची उपलब्ध कराई है, वे भी धन्यवाद के पात्र हैं। और केंद्र के समस्त सदस्य श्री संदीप, श्री सजग तिवारी, श्री वसीम, श्री दुर्वा, श्रीमती रमा, श्रीमती मधु, नागेश, रानी आदि सबका सहयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ में प्राप्त हुआ है, वे सब भी धन्यवाद के पात्र हैं। पुनः सबको बहुत बहुत धन्यवाद के साथ एक छोटी सी जानकारी, तुरंत यहाँ जैसे राष्ट्रगान के बाद भोजन की व्यवस्था की गई है। नीचे भूतल पर भोजन की